जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश में राजनीति का स्तर आज की तारीख में इतना ज्यादा गिर चुका है कि दावों के बीच में अगर आप एक कोई अहम मुद्दा ढूंढ कर निकाल लें तो बहुत बड़ी बात हो। आज की तारीख में राजनीति में फैसले भी कुछ ऐसे ही लिए जाते हैं जिनको कि सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आप खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। हमारे देश की राजनीति में आज से दावे भी किए जाते हैं कि हमारे देश में सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जिस जगह पर सुरक्षा के बहुत सारी बातें की जा रही है वहीं पर काफी हमले हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में मुख्यतः हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी हमलों का इजाफा हुआ है, पिछले 78 दिनों में 11 हमले हो चुके हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई वहां पर शांति है धारा 370 हटने के बाद। इसके बाद में महाराष्ट्र में ऐलान किया गया है कि भाई जो अभी चुनाव आने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है महाराष्ट्र में, उसके ठीक पहले लाडला भाई योजना एक योजना निकाली गई है जिसमें कि फ्री का पैसा बांटा जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे हम कर्नाटका में एक जो बिल पास किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उसमें भी लोकल लोगों को लेकर आरक्षण लाया जा रहा है 75% का और कुछ जगहों पर 50% का। और इन सब चीजों के हम जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना उनके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग जम्मू की इस पूरी घटना से। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार लगातार इस बात को लेकर दावे कर रही है कि धारा 370 हटने के बाद से जो आतंकवादी हमले हैं जम्मू कश्मीर रीजन में उनमें काफी कमी आई है। इसको लेकर हमेशा कश्मीर को लेकर दावा किया जाता है कि भाई कश्मीर में आप देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग कश्मीर से नजर उठाकर उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों की तरफ नजर डालें तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले 78 दिनों में करीब 11 आतंकी हमले हो चुके हैं। 28 अप्रैल को आतंकियों ने जम्मू के उधमपुर में एक गांव में फायरिंग कर दी थी। इस हमले में एक विलेज डिफेंस गार्ड घायल हुआ था जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो यहां से तो शुरुआत हुई थी। इसके अलावा भी कई सारे हमले, जैसे कि 4 मई को पूंछ के शाहसतार इलाके में आतंकियों ने आईएएफ के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में एयरफोर्स के अफसर विकी पहाड़े शहीद हो गए थे और साथ ही साथ 5 जवान घायल हुए थे। 9 जून को जब दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, आप सोचिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था भारतीय राजनीति के लिए, और उस दिन जम्मू के रियासी में आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया था। शिवखेड़ी से कटरा जा रही इस बस पर आतंकियों ने 20 से 25 राउंड फायरिंग करी थी। बस के ड्राइवर को गोली लगने से बस अनकंट्रोल्ड हो गई, खाई में गिर गई। 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 11 जून को कठुआ में ऐसा ही कुछ हुआ। यहां पर जिस तरीके का हमला किया गया था वो वाकई में काफी ज्यादा बहुत मार्मिक था। इसके अलावा 11 जून को ही डोडा में एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हमला किया गया। फिर 12 जून को फिर से डोडा में चल रहे सर्च अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर डाली। 26 जून को फिर से डोडा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सेना ने गंडोक में इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया और उसके बाद हुई मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया। 7 जुलाई को राजौरी में सेना के कैंप के पास आतंकी हमला हुआ। 8 जुलाई को आतंकियों ने कठुआ में सेना के एक ट्रक को निशाना बनाया। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, वहीं 5 जवान घायल भी हुए। आतंकियों ने सेना के ट्रक पर पहले तो ग्रेनेड से हमला किया था और फिर अंधाधुंध फायरिंग करी। एंड फाइनली 9 जुलाई को डोडा के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इस इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर भी थी, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने सेना की सर्च टीम पर फायरिंग कर दी। 15 जुलाई को आतंकियों ने एक बार फिर जम्मू के डोडा इलाके को निशाना बनाया। बीती रात आतंकियों ने सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग कर दी। इस हमले में एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। ये जो मैंने आपको मामले बताए हैं, यकीन मानिए ये मामले पिछले 2-3 साल के नहीं बल्कि सिर्फ पिछले 78 दिनों के ही हैं। और 78 दिनों में अगर इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो वाकई में ये बात समझ से परे है कि आखिर ये सब चीजें हो ही कैसे पा रही हैं। और ऐसी चीजें होने की सबसे बड़ी बात है, ये पॉसिबिलिटी कैसे आ रही है। अगर हम लोग ये मान लें कि धारा 370 हटने के बाद में घाटी में ये जो पूरे हमले हैं ये कम हो गए थे। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो इस समय एनडीए की ही गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में भी। जो अजीत पवार का जो गुट टूटा, एकनाथ शिंदे का जो गुट टूटा, उसके बाद में भी महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। आने वाले समय में चुनाव है और अभी हम लोग जो चुनाव हुए उसमें देख चुके हैं कि भाजपा की हालत जो थी थोड़ी पहले से टाइट ही थी। तो ऐसे में अब एक नई घोषणा करी गई। अब इस घोषणा में जो बातें कही गई उनको देखकर वाकई में लगता है कि आखिर क्या चल रहा है। इस घोषणा में कहा गया है कि, और सबसे बड़ी बात, कई जगह पर इस घोषणा को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। इस घोषणा बोला जा रहा है कि जो लोग 12वीं पास है उनको 6,000 रुपए, जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 8,000 रुपए, और जो ग्रेजुएट यूथ है उनको 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। और इसको सबसे बड़ी बात, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए एक सबसे कारगर कदम बताया जा रहा है। सबसे कारगर कदम, है ना। अब मुझे ये नहीं पता है कि इस पैसे को देने के पीछे कोई और
कंडीशन लगाई जाएगी नहीं लगाई जाएगी, भैया आप ये करने चाहिए तो आपको इतना पैसा मिलेगा, या आपके पास ये होना चाहिए तो आपको इतना पैसा मिलेगा, या फिर अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सिंपल 12वीं पास कर चुके हैं और आप घर पे बैठे तो भी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा देना ग्रेजुएशन वाले बच्चों को और 12वीं पास किए बच्चों को फ्री का पैसा देना कहां से कहां तक उनकी समस्या को सुलझा देगा या बेरोजगारी की समस्या को सुलझा देगा, ये बात समझ से परे। क्योंकि मुफ्त का अगर पैसा किसी 12वीं पास बच्चे को मिल रहा है तो मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती कि वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आखिर मेहनत क्यों करेगा। एक छात्र को जब फ्री का पैसा मिलेगा तो उसको तो रोटी तोड़ना आसानी हो जाएगा, उसको लगेगा जब मुझे पैसा मिल रहा है, सरकार दे रही है, तो फिर समस्या क्या है। दूसरी बात, सरकार अगर इतना पैसा बांटने की बात कर रही है तो सवाल यह उठता है कि सरकार के पास में इतना पैसा आ कहां से रहा है, जो ऐसी मुफ्त की योजना चलाने के लिए बैठी हुई, मुफ्त का पैसा बांटने के लिए बैठी हुई। भाई जो पैसा आदमी टैक्स पेयर के रूप में भरता है उससे वो कुछ चीजें एक्सपेक्ट करता है, लेकिन हमारे देश में सबसे तुच्छ नागरिकता तो शायद टैक्स पेयर की ही होती है। क्योंकि पहली बात तो वो टैक्स भी भरता है, दूसरी बात जब वो कुछ सामान लेता है तब भी टैक्स भरता है, जब कोई प्रॉपर्टी लेता है तब भी टैक्स भरता है, जब अपने पैसे को बैंक में रखता है तब भी टैक्स भरता है, हर तरीके से वो टैक्स भर रहा होता है। लेकिन हमारी सरकारों को फ्री की चीजें बांटने से फुर्सत नहीं मिलती। एक तरफ तो हम लोग देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सब लोग बुराई करते हैं कि भैया तुम फ्री भी बांट रहे हो, फ्री भी बांट रहे हो, अरे वो तो कर ही रहा है गलत काम, लेकिन बाकी सरकारें क्या कर रही हैं। और कुछ ऐसा ही मुद्दा अभी आरक्षण को लेकर भी बन रहा है। कर्नाटका में जो आरक्षण किया गया है प्राइवेट नौकरियों में, उसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला है। लेकिन क्या आप जानते हो कुछ ऐसा ही गुजरात में भी हो चुका है। और सबसे रिसेंटली अभी 2024 फरवरी में ही हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर के ऊपर रोक लगाई, जो कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में लोगों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने के लिए, जो स्थानीय लोग उनको आरक्षण देने को लेकर एक नियम लाए थे, बिल लाए थे, उसको खारिज कर दिया था और कहा था यह असंवैधानिक और खतरनाक है। लेकिन बात यह है कि अब यह कर्नाटका में भी हो रहा है। यहां पर मैं किसी एक पार्टी की नहीं बोल रहा, यहां पर सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दरअसल मुझे आज भी याद है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव जो 2019 में हुआ था, तब मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने आरक्षण, नौकरी और रोजगार के मुद्दे को समझाकर हुए कहा था कि ऐसे देश में नए रोजगार लाने की जरूरत है। तब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे रोजगार वाले बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर दिखाया। मैं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का समर्थक हूं, लेकिन आरक्षण नौकरी की गारंटी नहीं है, क्योंकि नौकरी एक अलग मुद्दा है। देश में जब तक कंपनियां नहीं होंगी तब तक लोगों को नौकरियां कैसे मिलेंगी। इसलिए सरकार देश में नए उद्योग स्थापित करने पर काम कर रही है। बहुत सटीक बात कही थी उन्होंने। लेकिन क्या इससे इन्हीं की गवर्नमेंट के लोग समझते हैं, क्योंकि हरियाणा में तो भाई भाजपा की सरकार थी। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75% का आरक्षण देने के प्रावधान को खारिज किया था। यह बात है शुक्रवार 17 नवंबर 2023 की, जब सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 को असंवैधानिक ठहरा दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार का यह एक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक और संविधान के भाग 3 का उल्लंघन है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली भाजपा और जेजेपी सरकार ने साल 2020 में यह कानून बनाया था। इसका नोटिफिकेशन 2021 में जारी किया गया था, जिसमें हरियाणा में लगने वाली इंडस्ट्रीज में इस एक्ट के जरिए स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया गया था। इस कानून को प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कहा था कि प्रदेश सरकार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना चाहती है, जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा ही काम कर्नाटका में भी हुआ। कर्नाटका में भी बताया, मतलब हालांकि हरियाणा की उस पूरे बिल को भी रोक दिया गया है, लेकिन कर्नाटका में बताया जा रहा है कि जल्द ही प्राइवेट क्षेत्र की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों की, यानी कि कर्नाटका में रहने वाले लोगों को 100% आरक्षण मिलेगा। वहीं कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर कन्नड़ों के लिए 100% आरक्षण लागू करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। यह फैसला सोमवार को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हालांकि बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। सीएम सिद्धरमैया ने कहा है कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार है, हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण की है, उनको ध्यान में रखने की है। अपनी सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की इच्छा है कन्नड़ लोगों को कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित ना होना पड़े और उन्हें अपनी मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का पूर्ण अवसर मिले। अब अगर हम इस बिल की बात करें तो कर्नाटका की कांग्रेस सरकार का यह बिल कहता है कि अब राज्य में काम करने वाली निजी कंपनियों को अपने यहां भर्तियों में स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में 100% आरक्षण रहेगा। मैनेजर या मैनेजमेंट लेवल के पदों पर 50%, यानी कि इन पदों पर आधे कन्नड़ लोगों की भर्ती होगी। गैर मैनेजमेंट वाली नौकरियों में 75% आरक्षण होगा। इसका मतलब है
कि गैर मैनेजमेंट वाली भर्तियों में 3/4 कन्नड़ कैंडिडेट को रखा जाएगा। बता दें कि यह बिल अभी विधानसभा में पेश नहीं हुआ है और इस बिल को गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों की बात करें तो इसमें ड्राइवर, चपरासी, क्लीनर, माली, गार्ड, बार्बर और रसोई आते हैं। जबकि ग्रुप सी की बात करें तो सुपरवाइजर, क्लर्क, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट, हेड क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टोर कीपर, कैशियर जैसी नौकरियां आती हैं। इसके अलावा कई तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट भी इस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम लोग इन सरकार की तरफ से जो स्थानीय बात कही गई उसकी बात करें तो इस बिल में स्थानीय को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि स्थानीय वो है जो कर्नाटका में जन्मा हो, 15 सालों से राज्य में निवास कर रहा हो और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। बिल में कहा गया है कि यदि अभ्यर्थियों के पास कन्नड़ भाषा का माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी की ओर से लिए जाने वाले कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा पास करनी होगी। इस बिल में कहा गया है कि यदि योग्य स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो कंपनियों को सरकार या उसकी एजेंसियों के सक्रिय सहयोग से 3 साल के भीतर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाने हो। अब मुद्दा यह है कि यह बिल पास होगा या नहीं होगा, इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, ये एक बात की बात है। बट मुद्दा यह है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके से आरक्षण लागू कर देने से क्या प्राइवेट सेक्टर काम करना भी चाहेगा आपके यहां पर? भाई अगर एक व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर किसी एक जगह पर एक पूरी इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है तो वो ये चाहेगा कि वो उससे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर यहां पर आरक्षण का खेल होगा तो आरक्षण में होगा ये कि कई बार आपको उस हाईली स्किल्ड लेबर तक पहुंच खत्म मिल जाएगी या पहुंच हो ही नहीं पाएगी जिससे कि आप उस स्किल्ड को अपनी तरफ ला सको, उस स्किल्ड लेबर को अपनी तरफ ला सको। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर सिस्टम ये होगा कि जो प्राइवेट नौकरी या प्राइवेट नौकरी देने वाला जो एम्प्लॉयर होगा वो बोलेगा भैया कि हम दूसरी जगह जाकर अपनी कंपनी सेटअप कर लेते हैं क्योंकि आपके यहां पर तो हमें आरक्षण देना पड़ रहा है। और ऐसे करने से सीधे सीधे यही होगा कि जो हमारी भारत की इंडस्ट्री इतनी बूमिंग है वो कहीं ना कहीं नीचे जाएगी। और मैं आपको कह रहा हूं ना, ये इस बात सिर्फ कर्नाटका में नहीं उठ रही है, ये बात इससे पहले हरियाणा में उठ चुकी है जहां पर की भाजपा गवर्नमेंट थी। बिहार में भी इसको लेकर सुगबुगाहट हो चुकी है, झारखंड में भी सुगबुगाहट हो चुकी है। इवन कई लोग तो ये तक कहते हैं भैया दिल्ली में भी कर दो। तो अगर अपने अपने क्षेत्रों में ही अपने आप को हम लोग सीमित कर लेंगे तो फिर हम लोग भारत को एक देश क्यों बोल रहे हैं? फिर समझ में ये नहीं आता। मतलब अगर आपको वाकई में समझना है कि भाई हमको एक देश के रूप में सबको मिलकर रहना है तो जो जितना स्किल्ड होगा, भाई प्राइवेट नौकरियों में या प्राइवेट सेक्टर में बूम क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर आप एक्सेल करते हैं। जो जितना बेहतर होगा, जो जितना स्किल्ड होगा उसको उतना अच्छा काम मिलेगा। लेकिन अगर आप वहां पे भी आरक्षण कर देंगे तो फिर तो भगवान भरोसे। मतलब आप इमेजिन करके देखिए कि साहब महिंद्रा की जो कंपनी है उसका एक प्लांट लगा हुआ है कर्नाटका में। अब मान लीजिए अगर उनको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहे हैं तो क्या करेंगे वो लोग? जो एक महीने में वो लोग 10,000 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे थे वो गिरकर आ जाएगा 2,000 2,500 पे। फिर कैसे काम चल पाएगा? आप मुझे बताइए कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपके क्या कुछ कहना है। चाहे आप जम्मू के मुद्दे की बात करें जहां पर सरकार कह रही है कि हमने आतंकवाद को बहुत हद तक कम कर दिया है लेकिन लगातार पिछले 78 दिनों में 11 हमले हो गए, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। या फिर आप बात कर लीजिए महाराष्ट्र में चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से फ्री का पैसा बांटने की बात की जा रही है, क्या 12वीं पास के बच्चे को अगर बैठे बैठे घर पे 6,000 रुपए मिलेंगे तो क्या वो वाकई में नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगा? 6,000 रुपए बहुत कम होते हैं मैं जानता हूं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ कमाया ही नहीं है और उसके हाथ में 6,000 फ्री के आ जाते हैं तो उसके लिए वो 6,000 बहुत बड़ी रकम होती है। और तीसरा है इस तरीके से प्राइवेट नौकरी में आरक्षण करना कहां तक सही है और क्या लगता है आपको कि वाकई में इससे देश आगे कहीं ना कहीं बढ़ पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।